नमस्कार साथियों। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान पढ़ने का जो ऑनलाइन क्लास का हमारा जो सिलसिला शुरू है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दूसरा जो पाठ है हमारा एक दल के प्रभुत्व का दौर, उसको हम पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन हमने पूछा था कि भारत में अब तक एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कौन रही, तो उसका आंसर है बी.एस. रमा देवी। बी.एस. रमा देवी भारत में 9वीं मुख्य चुनाव आयुक्त थी, 1990 में वो रही। और दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था कि प्रथम आम चुनाव जो 1952 में संपन्न किया गया था, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल के रूप में उभरी थी और दूसरे नंबर पे कौन रहा था, तो उसका आंसर है दूसरे नंबर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई रही थी। 16 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर सीपीआई दूसरे नंबर का दल रहा था। आज हम बात करते हैं एक दल के प्रभुत्व के दौर में, आगे बात करते हैं। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पहले 3 चुनावों में यानी 1952, 1957 और 1962, इन तीनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी एक भारी बहुमत के साथ सत्तासीन रही थी। यानी 1952 में मैंने बताया था 364 सीट लेकर, 1957 में यानी दूसरे आम चुनाव में 371 सीट लेकर, और 1962 में यानी तीसरे आम चुनाव में 361 सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी प्रभुत्व के साथ, एक बहुमत के साथ सत्तासीन हुई थी। यानी भारत की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी विराजमान हुई थी। आज हम देखते हैं कि वे कौन से कारण थे जिन कारणों से कांग्रेस पार्टी प्रभुत्व के साथ सत्ता में रही थी। यानी वे कौन कौन से प्रमुख रीजन थे जिनके कारण कांग्रेस पार्टी भारत की सत्ता पर अपना प्रभुत्व कायम किया था। तो उन कारणों को हम देखते हैं। परसों भी हमने, पिछले वीडियो में भी हमने कुछ बात की थी कि वे प्रमुख कौन कौन से कारण हैं। यानी प्रभुत्व के कारण, कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, वो प्रभुत्व के प्रमुख रीजन कौन कौन से हैं जिनके कारण भारत की केंद्रीय सत्ता पर कांग्रेस पार्टी प्रभुत्व के साथ बढ़ी थी। पहला कारण हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी को स्वतंत्रता की विरासत थी। यानी स्वतंत्रता की विरासत, जो आज़ादी का आंदोलन चला था, उस आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उस राष्ट्रीय आंदोलन में थे, अन्य जन आंदोलन अन्य लोग भी थे, लेकिन मुख्य रूप से भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा रही थी। तो इस विरासत के कारण 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी को ही आम जनता ने अपना बहुमत दिया। दूसरा कारण हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी का मजबूत संगठन था। यानी कांग्रेस पार्टी का इतना मजबूत संगठन था कि देश के हर कोने में, हर क्षेत्र में, हर गांव में कांग्रेस पार्टी का संगठन उस समय मौजूद था। तो मजबूत संगठन के ढांचे को लेकर भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में बहुमत के साथ, सत्ता में पूर्ण प्रभुत्व के साथ आई थी। और तीसरा कारण हमने परसों देखा था, पिछले वीडियो में देखा था कि नेहरू का एक करिश्माई नेतृत्व, नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, जो आज़ादी से पहले भी कांग्रेस पार्टी ने जितने भी चुनाव लड़े, चाहे 1937 का चुनाव हो या 46 का चुनाव हो, उन चुनावों के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू एक लोकतंत्र के एक मजबूत करिश्माई नेतृत्व के साथ एक मजबूत चेहरा था कांग्रेस पार्टी के पास। और उस मजबूत करिश्माई
चेहरे के साथ कांग्रेस पार्टी पहले तीनों चुनाव में यानी 1952, 57 और 62 के चुनाव में नेहरू के नेतृत्व में लड़े और इस नेतृत्व के कारण कांग्रेस पार्टी एक प्रभुत्व के साथ बहुमत में आई। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा दो अन्य प्रमुख कारण थे जो एक संविधान के रूप में, नियमों के रूप में और संगठन के रूप में कांग्रेस में थे। उन कारणों के साथ भी कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का प्रमुख कारण वो रहे। कौन से प्रमुख कारण थे? देखिए, पहला यानी 3 हमने परसों देखे थे, चौथा कारण, इस चौथे का कारण को हम कहते हैं कि जो चुनाव की एक प्रणाली है भारत में, चुनाव की एक नियम है, उस नियम को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम? या इसको हिंदी में इसको कहते हैं अग्रता ही विजेता। अग्रता या अग्रेता ही विजेता। अग्रता ही विजेता, ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत वह उम्मीदवार विजयी होता है जिसको अपने समकक्षों में सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं। अर्थात भारत में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में वह प्रत्याशी विजय होता है, वह उम्मीदवार विजयी कहलाता है जिसको सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं। यह इसके लिए जरूरी नहीं कि उसको 50% या 50% से अधिक मत प्राप्त हो। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, अगर 100 मत अगर किसी क्षेत्र में दिए जाते हैं और अगर 5 उम्मीदवार उस क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं तो उन 100 में से जिसको सबसे अधिक मिलेंगे, यानी अगर सबसे अधिक वाले को 35 मत भी मिलते हैं तो वह विजयी कहलाता है। यानी इसके लिए 50% मत प्राप्त होना, 50% मत प्राप्त करना कोई जरूरी नहीं है। अगर हम पहले आम चुनाव 1952 के पहले आम चुनाव को अगर हम देखें तो इस पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मात्र पूरे देश में 45% मत मिले थे, यानी 45% पूरे देश के मतों का 45% मत प्राप्त हुए थे। और अगर इनकी सीटों की संख्या देखी जाए तो 45% मत प्राप्त करने के बाद भी लगभग 74% सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत गए थे। तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो प्रणाली है, इसमें ये खामी देखी जाती है कि 50% मत प्राप्त न होने के बावजूद भी कोई पार्टी, कोई दल सत्ता तक पहुंच जाता है। यानी पहले आम चुनाव में 45% मत प्राप्त करने के बाद लगभग 3/4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा। और इसी को अगर अन्य रूप में देखें तो जो सोशलिस्ट पार्टी थी, उस सोशलिस्ट पार्टी को उस समय 10% मत मिले थे, 10% मत मिले थे। और अगर सीट देखी जाए तो उनको 3% सीटें भी लोकसभा में नहीं मिल पाई। यानी यही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली है जिस प्रणाली ने पहले 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा जो 5वां कारण है, कांग्रेस के प्रभुत्व का जो 5वां कारण है, उसको हम देखते हैं कांग्रेस प्रणाली के रूप में। क्या थी ये कांग्रेस प्रणाली, या इसको हम कांग्रेस सिस्टम भी कहते हैं। कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस प्रणाली, इसको विचारधारात्मक संगठन, अगर हम कहें इसको विचारधाराओं का संगठन, विचारधाराओं का संगठन कहेंगे इस कांग्रेस प्रणाली को। क्या थी ये कांग्रेस प्रणाली, क्या था ये विचारधाराओं का संगठन?
हम जानते हैं कि भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम, ये अंग्रेज सिविल सर्वेंट थे। A.O. ह्यूम 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। स्थापना के समय ये इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी, स्थापना के समय इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में केवल उच्च वर्ग के या मध्यम वर्ग के कुलीन परिवारों के वे लोग शामिल थे जो पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा के प्रति जिनका झुकाव था, वही लोग इस कांग्रेस पार्टी में थे। लेकिन धीरे धीरे ये कांग्रेस पार्टी भारत में आजाद भारत के आंदोलन को लेकर एक मजबूत संगठन के रूप में आगे बढ़ी। खासकर 1917 के बाद, यानी महात्मा गांधी जब भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से आए चंपारण आंदोलन के बाद, उसके बाद भारत का जन जन इस पार्टी के साथ जुड़ने लगा और राष्ट्रीय आंदोलन में कूदने लगा। 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद इस पार्टी में न केवल एक वर्ग था, बल्कि देश के प्रत्येक वर्ग ने इस राष्ट्रीय कांग्रेस में अपनी हिस्सेदारी निभाई और आज़ादी के आंदोलन तक आते आते इस पार्टी के अंदर ही अनेक विचारधाराओं के लोग एक साथ थे। यानी अगर हम विचारधाराओं को देखें तो इस पार्टी के अंदर समाजवादी लोग भी थे, यानी जो समाजवादी प्रवृत्ति के लोग थे, तो साथ में उदारवादी प्रकृति के लोग भी थे। यानी समाजवादी उदारवादी दोनों विचारधाराओं के लोग इस कांग्रेस पार्टी के अंदर थे। इसके अलावा अगर इस पार्टी में रेडिकल यानी बड़े बदलाव को मानने वाले लोग थे, तो इसी पार्टी के अंदर कंजर्वेटिव भी थे। कंजर्वेटिव यानी जो परंपरागत रीतियों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसी पार्टी में अगर दक्षिणपंथी थे, दक्षिणपंथी, तो इसी पार्टी के अंदर वामपंथी भी थे। वामपंथी यानी अगर हम देखें तो इस कांग्रेस पार्टी के अंदर पक्ष भी था और विपक्ष भी था। यानी अलग अलग विचारधाराओं के लोग इस कांग्रेस पार्टी के अंदर समाहित थे। मजदूर भी थे तो उद्योगपति भी थे, किसान थे तो पूंजीपति भी थे। यानी सभी विचारधाराओं के लोग, सभी वर्गों के लोग इस कांग्रेस पार्टी के अंदर एक साथ समाहित थे, एक साथ समाहित थे। और कांग्रेस पार्टी में इन्हीं विचारधाराओं के संगठन को, यानी विभिन्न विचारधाराओं के लोगों की एक रूपता को, एक जगह समाहित होने को ही कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है, या इसी विचारधाराओं के संगठन को एक साथ जुड़ने को ही कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है। तो आज़ादी के समय भी इसी प्रकार की कांग्रेस प्रणाली हमको देखने को मिली। यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसी के अंदर विभिन्न विचारधाराओं के लोग थे और इन विचारधाराओं के एक साथ समाहित होने को अलग अलग विद्वानों ने उसको अलग अलग नाम दिया। एन.डी. पामर एक विद्वान हुए हैं, एन.डी. पामर ने इस कांग्रेस प्रणाली को छाता संगठन कहा। छाता संगठन यानी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यही था कि एक ही छाते के नीचे विभिन्न विचारधाराओं के लोग एक साथ थे और इन एक साथ आने को ही कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। कांग्रेस के प्रभुत्व में इस कांग्रेस प्रणाली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी आज़ादी के समय कांग्रेस पक्ष में भी थी तो विपक्ष में भी थी। यानी वही पार्टी के अंदर ही शासक दल था तो विपक्षी दल भी पार्टी के अंदर ही था। यानी अलग से किसी पार्टी का ऐसा विशेष महत्व, विशेष संगठन नहीं था।
और इसी कांग्रेस प्रणाली के कारण ही पहले 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण प्रभुत्व के साथ सत्ता में रही और इसी कांग्रेस प्रणाली का ही जीवंत स्वरूप था कि पहले नेहरू मंत्रिमंडल में विपक्षी भीमराव अंबेडकर भी मंत्रिमंडल में शामिल थे, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल थे और वो मंत्रिमंडल में शामिल होना ही कांग्रेस प्रणाली का सबसे बड़ा उदाहरण है। और यहाँ तक कि जो उस समय के सबसे बड़े समाजवादी गांधीवादी नेता थे जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी के नाम से जाना जाता है, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया गया था और यहाँ तक कहा जाता है कि उनको उप प्रधानमंत्री का पद तक भी सौंपने की बात की गई थी, लेकिन जयप्रकाश नारायण मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। तो हमारे समझने का मतलब है कि ये कांग्रेस प्रणाली कांग्रेस पार्टी के अंदर ही विभिन्न विचारधाराओं का एक संगठन था जिसको कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। और इन्हीं 5 प्रमुख कारणों से प्रथम 3 चुनावों में कांग्रेस की पार्टी दबदबे में रही, प्रभुत्व में रही। अब हम आगे देखते हैं कि इस कांग्रेस प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी प्रभुत्व में थी। 1952 के चुनाव में केंद्र के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी प्रभुत्व के साथ रही, लेकिन 1957 के दूसरे आम चुनाव में एक उदाहरण ऐसा भी आया जब कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व डगमगाने लगा और वो था केरल। और इस केरल राज्य में कम्युनिस्टों की जीत, ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से अपने प्रभुत्व के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। क्या था ये केरल में कम्युनिस्टों की जीत? 1957 के द्वितीय आम चुनाव में जब केरल विधानसभा के चुनाव करवाए गए तो केरल विधानसभा की 126 सीटों के लिए चुनाव किए गए। इन 126 सीटों में जब चुनाव करवाए गए तो लगभग आधे से एक अधिक पर सरकार बननी थी। यानी अगर देखा जाए तो अगर जिस पार्टी को 64 सीटें मिलेंगी उस पार्टी की सरकार बननी थी। जब चुनाव का परिणाम आया तो 60 सीटों पर सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव जीत गई 60 सीटों पर, और 5 निर्दलीय विधायकों के साथ, यानी 5 निर्दलीय विधायकों ने भी इस पार्टी को अपना समर्थन दिया और 1957 में 5 निर्दलीयों की सहायता से ईएमएस नंबूदरीपाद केरल के मुख्यमंत्री बने। कौन बने? ईएमएस नंबूदरीपाद ये केरल के मुख्यमंत्री बन गए 1957 में। द्वितीय आम चुनाव में पहली बार किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार थी। किसके नेतृत्व में? ईएमएस नंबूदरीपाद के नेतृत्व में। कहां पर? केरल राज्य में। और विश्व के इतिहास में ये पहली सरकार थी जो कम्युनिस्ट पार्टी की लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर सरकार बनी थी। और जैसे ही नंबूदरीपाद की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी को लगा कि अब कांग्रेस का प्रभुत्व, जो कांग्रेस का दबदबा था, कहीं न कहीं डगमगाने की स्थिति में है। 1-1.5 साल तक तो कांग्रेस नंबूदरीपाद की सरकार चली, लेकिन 1959 में 1959
में एक भारत के राजनीति में एक ऐसी परंपरा शुरू हुई जो आज तक जिस पर कई बार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। 1959 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी तो उस समय इस केरल राज्य में पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 356, जिस अनुच्छेद में लिखा है कि अगर किसी राज्य की सरकार संवैधानिक नियम कानूनों के अनुसार नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति उस राज्य में इस अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने इस केरल में एक मुक्ति संघर्ष छेड़ा नंबूदिरीपाद के खिलाफ और अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त किया गया। नंबूदिरीपाद ने इसके खिलाफ आंदोलन भी किया, लेकिन भारत के इतिहास में इस अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग पहली बार 1959 से शुरू हुआ और ये वही अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये ऐसा अनुच्छेद है जो केवल संविधान की शोभा बढ़ाएगा, कभी भी व्यवहारिक धरातल पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाएगा। लेकिन 1959 में इस 356 का पहली बार प्रयोग किया गया, यानी पहले तो पेप्सू में किया गया था, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकार को हटाने के लिए पहली बार इसका दुरुपयोग सामने आया और आज तक लगभग 100 से अधिक बार इस अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके यानी राष्ट्रपति शासन के माध्यम से अपने विपरीत विचारों वाली सत्ता को उखाड़ने के लिए इस 356 का प्रयोग किया गया है। तो हमको याद रखना है कि केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1957 में। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस के प्रभुत्व तो रहा, इन 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व तो रहा, लेकिन उस प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी? उस प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी? आइए हम देखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद भारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को आगे तो बढ़ाया था, लेकिन उस कांग्रेस के प्रभुत्व में कुछ ऐसी भी घटना रही जिनके कारण कांग्रेस पार्टी को अच्छा लोकतंत्र स्थापित करने में, जैसे कि हमने अभी उदाहरण देखा 1957 में जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केरल में, 1959 में अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया। अब हम देखते हैं कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी। प्रभुत्व की प्रकृति, पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। इस प्रभुत्व की प्रकृति क्या रही? भारत के साथ साथ विश्व के कई और देश ऐसे रहे जिनमें लोकतंत्र शुरू किया गया या जिनको भारत के साथ साथ आजादी मिली, लेकिन भारत के शासन में और उन देशों के शासन में अंतर ये रहा कि भारत में लोकतंत्र के साथ साथ कांग्रेस का प्रभुत्व कायम हुआ, जबकि अन्य देशों में लोकतंत्र की कीमत पर एक दल का प्रभुत्व कायम हुआ। यानी भारत में एक दल का प्रभुत्व तो बना, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ एक दल का प्रभुत्व बना। अगर हम देखें, अगर विश्व के अलग अलग देशों को देखें तो कुछ देश ऐसे हैं कि जिन देशों में संविधान द्वारा एक ही पार्टी को मान्यता दी जाती है, यानी संविधान द्वारा ही एक पार्टी का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, यानी वहां पर संविधान द्वारा ही केवल एक ही पार्टी को
महत्व दिया जाता है, जैसे क्यूबा या चीन या सीरिया, इन देशों में संविधान द्वारा एक ही दल को मान्यता दी गई है, यानी दूसरा दल वहां पर होता ही नहीं है। जैसे क्यूबा, चीन या सीरिया में या जितने भी कम्युनिस्ट देश हैं अधिकांश में ये ऐसी व्यवस्था है कि संविधान में ही केवल एक ही पार्टी को महत्व दिया जाता है, एक ही पार्टी हो सकती है। जबकि भारतीय संविधान द्वारा भारत में बहुदलीय व्यवस्था को मान्यता दी गई है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर सैनिक तानाशाही के माध्यम से एक पार्टी का प्रभुत्व हुआ, यानी सैनिक तानाशाही के माध्यम से एक दल का प्रभुत्व कायम हुआ। इन देशों को अगर देखें हम तो इन देशों में उत्तर कोरिया या बेलारूस या इरिट्रिया, इन देशों में सैनिक तानाशाही के माध्यम से एक दल का प्रभुत्व कायम रहा, यानी सेना के माध्यम से एक दल ने अपना प्रभुत्व बनाया। जबकि मैंने पहले ही बताया भारत में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व तो रहा, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ, लोकतंत्र की कीमत पर नहीं। यहाँ पर एक दल का प्रभुत्व तो रहा, लेकिन लोकतंत्र की कीमत पर। अगर हम तीसरा प्रकार देखें तो कुछ देश ऐसे भी हैं जो देश कोई पार्टी एक बार सत्ता में आई और उस दल ने चुनाव के नियम कानून ऐसे बना दिए ताकि हर बार उनका ही दल चुनाव में जीतकर सामने आए, और यानी नियम कानून ऐसे बना दिए जिन नियम कानूनों के बाद उस दल का ही प्रभुत्व उस देश में रहा। और उसमें हम देखते हैं कि प्रमुख देश एक है मैक्सिको। इस मैक्सिको में एक दल था PRI। इस दल ने चुनाव में ऐसे नियम बनाए कि हर बार वही PRI दल चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाता था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में मैंने पहले भी बताया कि भारत में कांग्रेस का जो प्रभुत्व रहा उसके अलग अलग कारण रहे, लेकिन कांग्रेस ने लोकतंत्र को कभी नहीं छोड़ा। अगर हम भारत के कांग्रेस की बात करें, यानी इंडिया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका प्रभुत्व रहा, वो समकक्ष है दक्षिण अफ्रीका में जो एक दल है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेल्सन मंडेला की ही पार्टी थी। और वहां पर रंग भेद की नीति के खिलाफ इस दल ने बड़ा आंदोलन किया, और आंदोलन को सफल होने के बाद इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का दबदबा दक्षिण अफ्रीका की राजनीति पर हुआ, वो भी लोकतंत्र के साथ। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहले 3 चुनावों में अपने प्रभुत्व के साथ सत्ता स्थापित की, यानी सत्ता में अपना स्थान बनाया था। तो हम भारत की कांग्रेस पार्टी की तुलना अफ्रीका की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से कर सकते हैं। इन्होंने अपना जो दबदबा बनाया वो लोकतंत्र के साथ, लोकतंत्र की कीमत पर नहीं, लोकतंत्र के साथ अपना दबदबा बनाया। तो इस प्रकार हम कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ देख सकते हैं। आज के लिए प्रमुख 2 क्वेश्चन हमारे अगर हम देखें तो इन क्वेश्चनों में, क्वेश्चन से पहले हम एक इस PRI पार्टी को देख लेते हैं। PRI
PRI, यानी इस पार्टी का पूरा नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ये पार्टी मैक्सिको में लंबे समय तक शासन में रही और इस पार्टी की स्थापना 1929 में प्लूटार्को इलियस कैलस ने की थी। प्लूटार्को इलियस कैलस। इस PRI पार्टी का पूरा नाम इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी है, जिसकी स्थापना 1929 में प्लूटार्को इलियस कैलस ने की थी। ये पार्टी मैक्सिको में लंबे समय तक सत्ता में रही। मैक्सिको एक मध्य अमेरिकन देश है। प्लूटार्को इलियस कैलस ने जब ये पार्टी बनाई, उसके बाद जब ये पार्टी सत्ता में रही, तो इस पार्टी ने या कैलस ने नियमों में फेरबदल किया, यानी चुनाव के नियमों में इस प्रकार का फेरबदल किया कि जिससे हर बार ये पार्टी सत्ता में आ जाती थी। 2000 के राष्ट्रपति चुनाव में, 2004 के राष्ट्रपति चुनाव में इस पार्टी को पहली बार सत्ता प्राप्त नहीं हुई और ये पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। तो 1929 के बाद लगातार लगभग 60 साल तक ये PRI पार्टी या इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी मैक्सिको में सत्ता में रही। तो हम इसकी तुलना अगर हम भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस से करें, तो कांग्रेस पार्टी ने नियमों के साथ फेरबदल नहीं किया, बल्कि लोकतंत्र के साथ चली। और आज हम उदाहरण देख सकते हैं कि वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 50 से कम सीटों पर सिमट गई है। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लोकतंत्र के नियमों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। आज यहीं तक रखते हैं। आज के हमारे 2 क्वेश्चन, जिनका जवाब आप YouTube के माध्यम से अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भारत में किसने की थी? और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? पहला क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? दूसरा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? इन क्वेश्चनों के जवाब हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से इनके जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।